हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एक तुरंत रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। वाटर रिसोर्स वाला हमारा चैप्टर है बेटा, वाटर स्कार्सिटी को हमने जाना था, ठीक है ना। उसके जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या थे, डिफरेंसेस थे, ठीक है ना। कहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होती है और कहाँ पे नहीं होती है, या ऐसे मतलब पानी के होने के बावजूद भी और पानी के ना होने के बावजूद तो होती है, ठीक है ना। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो भी उसके रीजंस थे वो मैंने क्या किया, डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, आपको समझाया अच्छे से, कोशिश की है कि आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। अब इसमें आगे क्या है, ठीक है, इसमें है बेटा देखो आगे, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है ना बेटा, यानी कि जो रिवर्स होती है ना, उन पे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या होगा। देखो बेटा, हम रिवर में बेसिकली क्या करते हैं, हम डैम्स बनाते हैं, ठीक है ना, डैम्स बनाते हैं। अब एक डैम बनने से मैंने आपसे क्या बोला था, जब कोई डैम बनता है ना बेटा, तो उसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, मतलब कुछ वो पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। तो बेसिकली अगर हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को लेके चले तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आज के दिन में आप सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ है ही नहीं। इवन आप मुझे देख रहे हो, ये डिवाइसेस यूज कर रहे हो, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो वाटर इज वेरी एसेंशियल हियर, ओके ना। तो रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जहां पे आ जाए, समझ जाना डैम्स लेक्स की ही बात हो रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो चीज अलग है कि पंपिंग है, ठीक है ना, कैनाल सिस्टम है, क्या है क्या नहीं है, वो फिर आगे की बात है। बट एक चीज को मान रखना कि डैम से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। अब जब ये तो अभी आएगा आगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ और भी है डिस्कस करने को यहाँ पे, ठीक है ना। तो डैम्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, उसके फैक्ट्स भी दिखाऊंगा, कुछ मैं लिखूंगा यहाँ पे। लेकिन अभी एक चीज को समझना है आपने, ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, तो सवाल ये आता है कि ये वाटर मैनेजमेंट है ना बेटा, क्या ये हम सिर्फ मॉडर्न टाइम में ही कर रहे हैं, कि आज की डेट में ही करते आ रहे हैं, क्या इससे पहले भी इंडिया में या ऑल अराउंड द वर्ल्ड में क्या वाटर को मैनेज किया जाता था, ठीक है ना, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। तो अब जब बुक में तो बेटा आपके हमारी कंट्री के अनुसार ही, तो मैं उसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको, कि कुछ 4-5 पॉइंट देंगे, वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और यहाँ पे लिखा है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। ये जो आपके बुक में आप पेज नंबर, तो क्या है वो, जो जहां पे शुरू उसके बाद पेज पलटोगे तो दूसरा पेज भी मिल जाएगा आपको, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। ये बोल रहे हैं जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है एंशिएंट इंडिया के, वो कैसे थे, ठीक है। अभी कौन सा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का मतलब आप कुछ कुछ ऐसा मत सोचना कि पता नहीं क्या हो गया, कोई रॉकेट साइंस आ गई है, सब कुछ नहीं है बेटा। वही कि पानी को किस तरह से मतलब उसका यूज किया जाए, उसको किधर डाइवर्ट करना है, कहाँ उसको ले जाना है, कोई कैनाल है या कोई बाढ़ आती है उसको बचाने, उस पानी को शहर को नुकसान ना पहुंचे उसे डाइवर्ट करना है, ठीक है ना, या उसके कोई लेक बनानी है, कुछ ऐसा था हमारे एंशिएंट इंडिया में। यानी कि बीते बीते कुछ 200, 300, 400, 500 साल पहले या कुछ सेंचुरीज में कुछ ऐसा सिस्टम था इंडिया में जो एग्जिस्ट करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, मॉडर्न टाइम की बात नहीं हो रही है, बल्कि एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, ठीक है। देखो एंशिएंट इंडिया आया ना, तो एंशिएंट इंडिया मतलब पुराना बीता हुआ समय, जो अब इसको मैं तुम्हें ऐसे जैसे हिस्ट्री होती है बेटा, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट सबसे पुरानी, मिडिवल मध्य बीच वाली, और मॉडर्न जो कुछ समय पहले की, मतलब जो अभी भी चल रही है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप ये 2 साल पुरानी बात, ठीक है, तो 2 साल तो खैर कुछ ज्यादा नया हो जाएगा, लेकिन जैसे 1947 की क्रांति, तो वो जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, समझ रहे चीज। तो वही चीज है। अब एंशिएंट इंडिया में, मतलब एंशिएंट समझ गए ना, तो एंशिएंट इंडिया में ना बेटा, तो क्या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर थे इंडिया में, हाइड्रोलिक यानी वही पानी को रोकने के लिए, पानी को सही जगह ले जाने के लिए, उसके लिए क्या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। देखो सबसे पहला बेटा, जो पहला पॉइंट है आपकी बुक में वही बता रहा हूं, 1st सेंचुरी बीसी, ठीक है, श्रीरंगावीरापुरा नियर इलाहाबाद, ठीक है, ये क्या है, प्रयागराज में। यहाँ पे भी एक ना 1st सेंचुरी बीसी का श्रीरंगावीरापुरा क्या है, एक प्लेस है जो कि नियर है इलाहाबाद के, प्रयागराज में, ठीक है। वहां पे एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है, जो क्या चैनलिंग द फ्लोड वाटर ऑफ द रिवर गंगा,
जो कि जब रिवर गंगा में कोई वाटर फ्लोड आता था या रिवर गंगा पानी बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें क्या बोलते हैं आवेश पे होता था, मतलब कभी बाढ़ आ गई, पानी ज्यादा आ गया, या पानी ही वाटर गंगा रिवर का पानी है उसको क्या है चैनलाइज करता था, यानी कि उसको एक डायरेक्शन में मोड़ देता था जहां से उसका उसकी एक पिक्चर भी हो गया आपकी बुक में, देख लेना कुछ इस टाइप से होगी बेटा, यूं, ठीक है ना, देख लेने बाद ऐसे उसको चैनलाइज किया जा रहा था, ठीक है ना, जहां अगर फ्लोड आ जाए तो मतलब उससे क्या शहर को या जो सिटीज वहां पे थी उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना, चैनलाइज किया जाता। पॉइंट है बेटा आपका, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या होता, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ड। जो चंद्रगुप्त मौर्य का समय था ना बेटा, देखो ये भी यहाँ पे हिस्ट्री का पॉइंट आया है, ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था उस टाइम पे भी डैम्स भी बनते थे, लेक्स भी बनते थे, इरिगेशन सिस्टम यानी कि सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था, और क्या बोल रहे एक्सटेंसिवली बिल्ट, मतलब अत्यधिक मात्रा में इनको बनाया जा रहा था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एविडेंस ऑफ इरिगेशन वर्क फाउंड इन कलिंगा ओडिशा। इरिगेशन वर्क के कुछ एविडेंस भी मिले हैं, वही सिंचाई के कुछ प्रमाण मिले हैं, और कहां से मिले हैं बेटा, ये मतलब एंशिएंट टाइम के प्रमाण मिले हैं, कहां, कलिंगा में जो कि ओडिशा में है, ठीक है, नागार्जुन कोंडा ये कहां, आंध्र प्रदेश में, बेन्नौर कर्नाटक में, कोल्हापुर ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है बेटा। ओके, इसके अलावा चौथा पॉइंट आपका क्या कह रहे हैं, देखो 11th सेंचुरी भोपाल लेक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम, भोपाल में एक लेक बनाई गई थी 11th सेंचुरी में बेटा, जो कि एक अपने टाइम की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी, यानी कि मैन मेड कह सकते हो उसको, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया, आर्टिफिशियल का मतलब वही होता है, ठीक है ना। और 14th सेंचुरी में क्या कह रहा है, 14th सेंचुरी ये क्या, हौज खास दिल्ली बाय इल्तुतमिश फॉर वाटर सप्लाई टू श्री फोर्ट एरिया। अब देखो बेटे क्या है यहाँ पे इल्तुतमिश की बात हुई है, इल्तुतमिश आपका क्या है, ये गुलाम वंश की बात हो रही है हिस्ट्री में, ठीक है, वहां पे आपका जो है 1206 के बाद गुलाम वंश शुरू हो गया था हिस्ट्री में आपका, तो उसके बाद की बात है ये इल्तुतमिश के द्वारा बेटा 14th सेंचुरी में एक हौज खास बनाया गया, हौज खास है ये खान नहीं है और कोई ऐसा किसी का नाम नहीं, हौज खास बनाया गया दिल्ली के अंदर ही बेटा, जो कि एक वाटर सप्लाई का काम करता था उसके श्री फोर्ट के लिए, ठीक है ना, जो उसका श्री फोर्ट एरिया था। ओके, तो ये यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट है बेटा, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो, यहाँ पे कुछ मतलब इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है ये क्या कह रहा है कि जो वाटर रिसोर्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ना बेटा, और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो इसको कैसे किया जाता था एंशिएंट इंडिया में भी, अभी हमने इसको शुरू ही नहीं किया, देखा जाए तो मल्टीपर्पज अभी शुरू नहीं हुआ, बस यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि उसके लिए जो पहले एंशिएंट इंडिया में क्या क्या चीजें मतलब तत्पर थी, उसी का एक एग्जांपल है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, क्या है बेटा, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या क्या थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ 5 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, जो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं डैम्स की तरफ, ठीक है। ओके, देखो डैम्स, ठीक है, ये वाटर हमारा, ठीक है, डैम, ओके, डैम इज अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स डायरेक्ट्स द फ्लो क्रिएटिंग अ रिजर्वियर। देखो बेटे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो डैम होता है ना वो एक फ्लोइंग वाटर पे बैरियर बनाता है, दैट ऑब्स्ट्रक्ट जो रोकता है डायरेक्ट द फ्लो उस बहाव को, और थ्रो क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, एक रिजर्वियर के तौर पे छोटा सा मतलब ऑब्स्टिकल ही बनाता है। रिजर्वियर तो वो खुद को बता रहा है कि रिजर्वियर क्रिएट करके पानी के फ्लो को रोकता है, ठीक है ना, तो डैम क्या है, बहते हुए पानी को रोकने का काम करते रिजर्वियर बनाता है, जिससे पानी को कुछ समय के लिए रोका जाता है। ओके, डैम हैव सेक्शन कॉल्ड स्पिलवे और वेयर थ्रू व्हिच इट इज इंटेंडेड दैट विल फ्लो either इंटरमीडिएटली और कंटिन्यूअसली, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या एक दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि डैम के बीच बेटा एक सेक्शन होता है, डैम का एक सेक्शन है जिसको स्पिलवे और वेयर बोला जाता है। ये कैसे दिखता है मैं अभी या तो एक पिक्चर ऐड कर दूंगा वीडियो में, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लूंगा रफली, ठीक है बेटा। तो स्पिलवे और वेयर को ऐड करता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो कि फ्लो को क्या करता है इंटरमीडिएटली या कॉन्टिन्यूअसली बहने देता है, मतलब या तो रोक रोक के बहने देता है या क्या होता है कॉन्टिन्यूअसली बहने देता है। तो ये जो स्पिलवे और वेयर होता है ना, ये इसकी बात कर रहा है कि डैम क्या होता है ना बेटा, देखो मैं थोड़ा रफली बना देता हूँ। जैसे कोई डैम का स्ट्रक्चर आपको
जैसे डैम का कोई स्ट्रक्चर होता है ना बेटा यूं, ठीक है ना, तो आपने ज्यादातर ऐसे ही देखा होगा, इधर पानी रहता है सारा, तो इसके बीच में ना बेटा ऐसे आपने देखा होगा कभी ऐसे लाइंस बनी होती है, जब ये कभी खुलता है तो यहाँ से पानी जो है बाहर निकलना शुरू करता है और बहना शुरू कर देता है, ठीक है ना, आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये इसी की बात कर रहा है, इसी को बेटा स्पिलवे और वेयर बोला जाता है, ठीक है ना, बाकी तो फिर वो सारी वॉल है, तो ये इसी की बात है जिससे पानी बाहर बहना शुरू करता है, इसी को स्पिलवे या वेयर कहा जाता है, ठीक है, सेक्शंस, ओके, ठीक है। उसके बाद बेटा डैम्स के टाइप, तो जो डैम होते हैं, ये जो डैम्स बनते हैं इनके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो आप। तो देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो पहला है टिम्बर डैम, उसके बाद है एम्बैटमेंट डैम, तीसरा है मैसोनरी डैम, ओके। तो ये तीन टाइप के जो डैम्स है बेटा, इनकी पिक्चर्स भी मैं ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। वैसे टिम्बर डैम जो लकड़ी का बना होता है बेटा, कुछ इस टाइप से लकड़ी, मतलब एक के ऊपर एक लकड़ी रखी जाएगी, पानी को रोका जाएगा, और एम्बार्कमेंट डैम जो है कुछ ऐसे दिखता है, वो फ्लो में, मतलब कुछ इस टाइप की पिक्चर होती है उसकी तिरछा सा, ठीक है। और मैसोनरी डैम जो है इसकी फोटो मैं ऐड कर दूंगा, आप देख लेना, ओके। बेस्ड ऑन हाइट के हिसाब से भी डैम होते हैं बेटा, लार्ज डैम, मेजर डैम, लो डैम और मीडियम डैम, जिनकी हाइट जितनी उस बेस का डैम होगा। अब बात आती है इनके कि मतलब जो ये हमने पढ़ा था मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, तो यानी कि इनके मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट हमने कहते हैं कि डैम्स ही हैं, पर वो क्या है, इनके फीचर्स अब हमको थोड़ा जानने होंगे कि इनके पॉइंट्स जो आपको लिखने के लिए आएंगे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी कि जो डैम्स है ना, अगर ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है ना बेटा, तो क्यों है ना, मतलब अभी वैसे तो आप समझ गए हो, क्योंकि अभी तक जितना जाना उसमें सब जगह क्लियर हो गया कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट तो है ये, लेकिन अभी तक आपको फिर भी एक चीज क्लियर नहीं हो रही होगी कि मल्टीपर्पज कहाँ पे है इसमें। हम तो यही देख रहे हैं कि नदी का पानी रोका जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, तो उसके अलावा क्या, मैंने कहा, फिर आपने एक दूसरे को कहा कि इरिगेशन वगैरह, तो हमने इरिगेशन की बात की, इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, ठीक है, चलो इरिगेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो गया, है ना। इसके अलावा बेटा मैंने कहा ना, शहरों में वाटर सप्लाई होता है, ठीक है ना, बड़े बड़े टैंकों में पानी भेजा जाता है, तो डैम से पानी को पंपिंग से निकालना वो ज्यादा आसान पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब वो बाकी चीजें आप समझ सकते हो। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल, एक आपका हीराकुंड डैम है जो, ठीक है ना, हीराकुंड डैम जो मेन पर्पस है उसका बेटा, वो क्या है कि फ्लड को कंट्रोल करने का, कभी बाढ़ आ जाती तो उसको कंट्रोल करने का मेन पर्पस उसका वही था, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे ऐसे डैम है, ठीक है। तो चलो अब इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल को जानते हैं। देखो डैम जो पहले बेटा, डैम्स वर ट्रेडिशनली built to impound the river and rain water that could be used to later irrigation agriculture field। सबसे पहले जो डैम्स बनते थे बेटा, उनका एक ट्रेडिशनली यूज क्या था, मतलब ट्रेडिशनली जो हम एंशिएंट तौर पे बनाते आए हैं डैम्स को, उनको बनाने का मेन ट्रेडिशनली जो रीजन था, पर्पसेस था, वो क्या था, वो यही था कि वहां पे रेन वाटर को स्टोर किया जा रहा था, ठीक है ना। जो रेन वाटर हो गया, ये कह लो कि अगर रिवर वाटर को भी स्टोर कर ही रहे थे, तो उसका जो मेन रीजन होता है उसको ये था कि उसको बाद में जो है एग्रीकल्चरल यूज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर फील्ड्स में उसको यूज किया जा सकता था, सिंचाई वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। अब ये थोड़ा सा मॉडर्निज्म में आ गया, यानी कि आज के टाइम में आ गया कि जो डैम्स होते हैं ना बेटा, इसका इस्तेमाल जो है क्या हो गया, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, घरेलू उपयोगों में भी और इंडस्ट्रियल, यानी कि कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह में भी होता है, ठीक है। पानी की बोतलें आती है ना आजकल 20-20 रुपए की, है ना, देखा क्या शातिर दिमाग है ना, ठीक है। जो चीज फ्री में मिल सकती है उसको भी टैक्स लेके लिया जा रहा है, ओके। डैम्स यूज्ड इन बोथ इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आगे वही पॉइंट जो मैं कह रहा था कि इसका इस्तेमाल सिंचाई में भी होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी होगा। देखो दो पॉइंट तो ये क्लियर हुए, तीसरा पॉइंट डोमेस्टिक यूज, चौथा पॉइंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनली था वो उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर। तो ये 3-4 मेन पॉइंट्स हो गए हैं जो आप समझ सकते हो कि मल्टीपर्पज कैसे हो जा रहा है, वो मल्टीपर्पज इन पॉइंट से मिलके हो रहा है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद डैम यूज इन, ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद है फ्लड कंट्रोल, एग्जैक्टली ये अगला पॉइंट आ गया। अगर मैं इसमें नाम डाल दूं, चलो एग्रीकल्चर 1, डोमेस्टिक 2, इंडस्ट्रियल 3, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी 4, इरिगेशन 5, ठीक है। अच्छा इरिगेशन सिंचाई एग्रीकल्चर वही खेती बाड़ी इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद फ्लड कंट्रोल आपका 6, ठीक है। फिश बिल्डिंग 7 पॉइंट तो यही हो गया बेटा कि मतलब एक डैम बनाने से 7 टाइप के बेनिफिट्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। एक डैम बना उससे 7 टाइप के बेनिफिट्स निकल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मतलब
मल्टीपर्पज है, ठीक है ना, एक चीज के कई सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा बेटा। उसके उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, डैम्स आर नाउ referred to as multi-purpose project where the many uses of the impounded water use integrated with one another, water are integrated with one another, यहाँ पे आर है, ठीक है, सॉरी। ओके, यहाँ पे दो एग्जांपल है, दोनों बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल है, ठीक है, ये आपके बेटा ना बोर्ड के पेपर में भी आता है कई बार, ठीक है। क्या है कि सतलज बेसिन रिवर, ठीक है, जो इसमें एक डैम बना है जिसका नाम है भाखरा नागल डैम, ठीक है बेटा। इसके दो उद्देश्य क्या है, एक हाइडल पावर, वही इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइड्रो पावर जिसको हम बोलते हैं, और इरिगेशन सिंचाई। दूसरा है बेटा हीराकुंड डैम, ये महानदी भी बना हुआ है, फ्लड कंट्रोल इसका इस्तेमाल आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों अभी मैं नाम ले रहा था आपसे। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे, वैसे मैं मैप ड्रॉ करके दिखाऊंगा आगे, लेकिन अभी के लिए आप जो है थोड़ा सा गैफो करो, गैफो भी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बुक में इसके बाद अगले पेज में मैप बना हुआ है इंडिया का, आप वहां पे इनकी लोकेशन को ट्रेस करिए कि कौन से कहां पे डैम्स हैं, इनके एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि आपको ना मैप में पॉइंट आउट करने के लिए आता है कि क्या बोलते, पॉइंट आउट द लोकेशन ऑफ हीराकुंड डैम और दी भाखरा नागल डैम, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि नागार्जुन सागर हो गया, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। और स्वामी राम तीर्थ सागर जो टिहरी डैम है, क्योंकि अब उत्तराखंड में है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी इनकी मेगावाट क्षमता के बारे में पूछ लिया जाता है कि कितनी मेगावाट क्षमता की इलेक्ट्रिसिटी इनसे जनरेट की जा रही है, तो उन चीजों को थोड़ा सा आप जो है गैफो कर लेना, उसको आप करना, ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर कल फिजिकल क्लासेस चलती हैं, स्कूल चलता है, तो हम स्कूल में इससे आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, टिल देन बाय।